अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है इंजाइम। यानी इस चैप्टर में हम इंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इंजाइम्स क्या हैं, उनकी फ़ीचर क्या है, यानी उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इंजाइम्स कैसे काम करते हैं और इंजाइम्स हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। इंजाइम्स क्या है? इंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। यानी इंजाइम्स को हम कह सकते हैं कि इंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। यानी जो इंजाइम्स हैं वो बतौर कैटलिस्ट काम करते हैं। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स हैं, जिसमें एनिमल्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया और मुख्तलिफ इल्जी फिंजाई वगैरह, उनकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इंजाइम्स क्या करते हैं, बतौर कैटलिस्ट काम करते हुए उस रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं। दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। यानी जो रिएक्शंस हो रहा होता है उसमें ये क्या करते हैं, उस रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं और जो सबस्ट्रेट होती है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और ख़ुद प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते। यानी विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, यानी खुद को वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनाते या रिएक्शंस का हिस्सा नहीं बनाते, बल्कि वो जो रिएक्शंस हो रहा होता है उस रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बायोकैटलिस्ट इस्तेमाल हो और वो रिएक्शन जिसमें बायोकैटलिस्ट इस्तेमाल ना हो, तो वो रिएक्शन जिसमें बायोकैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, यानी इंजाइम्स बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, वो दूसरे रिएक्शंस की निस्बत लाखों गुना तेज़ होता है। यानी उसकी स्पीड लाखों गुना तेज़ होती है उस रिएक्शन के निस्बत जिसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो उसके बाद हम आते हैं उस रिएक्शंस की तरफ जो लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं या सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। तो वो रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस को ओवरऑल हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन द लाइफ। यानी जितने भी जिंदा जानदार हैं वो अपनी लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए या अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए वो जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस करते हैं या सेल्स के अंदर रिएक्शंस करते हैं, उन रिएक्शंस को ओवरऑल हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन द लाइफ। यानी जो लाइफ को बरकरार रखने के लिए जो ज़रूरी रिएक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन रिएक्शंस को ओवरऑल हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जो मेटाबॉलिज्म है इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरे को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म है इसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म के अंदर जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है या जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल बनाया जाता है। यानी ये कम्प्लेक्सिटी से सिंपलिसिटी की तरफ, यानी सादा मॉलिक्यूल की तरफ मूव करता है। तो इसकी हम देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या है। इसकी एग्जांपल है सेलुलर रिस्पिरेशन। यानी जो सेलुलर रिस्पिरेशन हो रही होती है उसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये ग्लाइकोलाइसिस, यानी हमारी जो रिस्पिरेशन है इसके दौरान ग्लाइकोलाइसिस होती है और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाया जाता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये हम कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो
कैटाबॉलिज्म है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है उसको तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और साथ में एनर्जी यानी बड़े मालिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मालिक्यूल्स बनाए जा रहे होते हैं, इसलिए इसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसके जो दूसरी एग्जांपल है लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस में क्या होता है, इसमें भी जो प्रोटीन्स का मालिक्यूल्स है उसको तोड़कर फैटी एसिड्स बनाए जाते हैं, साथ में ग्लिसरॉल के मालिक्यूल बनते हैं और साथ में एनर्जी, यानी जो प्रोटीन्स के मालिक्यूल को तोड़कर अमाइनो एसिड या फैटी एसिड्स बनते हैं या ग्लिसरॉल बनता है, ये जो एनर्जी बनती है, इस रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कैटाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम बड़े मालिक्यूल को तोड़ के छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, यानी ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट किया जाता है, या प्रोटीन को तोड़कर फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बनाए जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। इट रिएक्शन मूव्स फ्रॉम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल। तो उसके बाद इसकी दूसरी टाइप की तरफ आते हैं एनाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म है वो कैटाबॉलिज्म का ओल्ड होता है। इसमें क्या होता है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं वो कंबाइन करते हैं या वो जुड़ते हैं, तो जुड़कर एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनाबॉलिज्म है इसमें मॉलिक्यूल सिंपलिसिटी से कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हैं, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल की तरफ आते हैं, जिस तरह ये फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में भी छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। जिस तरह ये देखें फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और साथ में रोशनी, ये तीनों चीज़ें जब कंबाइन करती हैं, यानी ये छोटे मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज बनता है। तो इस यानी जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसको भी हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो इसकी जो दूसरी एग्जांपल है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है। तो इसमें भी मुख्तलिफ अमाइनो एसिड या मुख्तलिफ फैटी एसिड्स जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, या जो प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल है उसको तोड़कर अमाइनो एसिड या फैटी एसिड का बनाना, उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कंबाइन करके ग्लूकोज का बनाना या फैटी एसिड या ग्लिसरॉल को मिलाकर प्रोटीन का बनाना, उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो उसके बाद यानी मेटाबॉलिज्म के बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसकी बहुत सारी फीचर्स हैं। यहाँ पे चंद एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहले इसकी नेचर है केमिकल नेचर, यानी जो एंजाइम्स हैं उनकी केमिकल नेचर क्या होती है। जितने भी एंजाइम्स हैं वो केमिकली प्रोटीन्स होते हैं, यानी जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी नेचर प्रोटीन जैसी होती है और उनके अंदर 100 से लेकर 1000 तक अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं 100 से लेके 1000 अमाइनो एसिड्स मिलकर एक एंजाइम्स का मॉलिक्यूल बनाते हैं और इनकी नेचर जो है वो प्रोटीन जैसी होती है या बायोलॉजिकल प्रोटीन की तरह ही होते हैं। और उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है इनकी, यानी जो जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल होती है या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है। और इनकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है उनमें जो एक साइड होती है वो एक्टिव होती है, यानी वो साइड एंजाइम्स की वो साइड जो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके उससे प्रोडक्ट बनाती है, उस साइड को हम एक्टिव साइड कहते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल होती है और उनमें एक साइड होती है वो एक्टिव होती है, जिसको हम एक्टिव साइड कहते हैं। और वो जो एक्टिव साइड है वो सबस्ट्रेट से कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपने अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी हर एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, वो उसी सबस्ट्रेट से कंबाइन करता है और उसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जिस तरह मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, लाइपेज है,
अमाइलेज है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो अमाइलेज है वो स्टार्च की तोड़ फोड़ करता है या उसको ब्रेक डाउन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइम हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह हर लॉक है उसकी जो एक ख़ास किस्म की चाबी होती है और वही चाबी उस लॉक के लिए स्पेसिफिक होती है, इसी तरह हर सबस्ट्रेट के लिए उसका जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक होता है। तो उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं इंट्रासेलुलर और कुछ होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर वो एंजाइम्स होते हैं जो सेल्स के अंदर रहकर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं, और जो एक्स्ट्रासेलुलर हैं वो सेल्स उनको रिलीज़ करता है। जिस तरह स्टोमिक का एंजाइम है, जिस तरह जो मैदा है उसकी जो एपिथेलियल टिश्यूज से जो एंजाइम्स खारिज होते हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर। यानी वो सेल्स वो एंजाइम्स जो सेल्स खारिज करता है उसको हम एक्स्ट्रासेलुलर कहते हैं, और वो एंजाइम जो सेल के अंदर रहकर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं उनको हम इंट्रासेलुलर कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखते हैं कोफैक्टर क्या है। कोफैक्टर असल में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है किसी भी एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए या फ़ाल करने के लिए उसको नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए या फ़ाल करने के लिए जिस नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। यानी जो कोफैक्टर हैं बहुत से एंजाइम्स को मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने के लिए इजाफी नॉन प्रोटीन यानी एडिशनल नॉन प्रोटीन रिक्वायर होते हैं, उनको हम कोफैक्टर कहते हैं। तो जो कोफैक्टर हैं वो भी दो तरह के होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक होते हैं। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं वो आयरन है, मैग्नीशियम है, यानी ये बतौर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं। यानी कोफैक्टर वो एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं जो एंजाइम्स के फ़ाल को तेज़ करते हैं या एंजाइम्स के एक्शंस को एक्टिव करते हैं। तो कुछ जो कोफैक्टर होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं उसकी दो टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे कोफैक्टर होते हैं जो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं, यानी एंजाइम के साथ मजबूती के साथ जुड़े होते हैं या मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं या मजबूती के साथ जुड़े होते हैं उनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। और इसकी जो एग्जांपल हैं विटामिन्स है या हीमो ग्रुप हैं, ये दोनों एग्जांपल्स प्रोस्थेटिक ग्रुप की हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ लूजली बॉन्ड बनाते हैं या कमज़ोर बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम कोएंजाइम्स बोलते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़े हों या टाइटली बॉन्डेड हों उनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ लूजली बॉन्डेड हों या कमज़ोर बॉन्ड बनाएं उनको हम कोएंजाइम्स बोलते हैं। इसकी भी एग्जांपल्स विटामिन्स और न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और इसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है एंजाइम एक्शन। जितने भी एंजाइम्स हैं किसी भी मेटाबॉलिज्म में एक तरतीब के साथ काम करते हैं या वर्क करते हैं। जिस तरह एक एंजाइम है किसी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके उससे प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को आगे फॉरवर्ड करता है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर मुख्तलिफ एंजाइम जो उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं वो उस सबस्ट्रेट से आगे नई प्रोडक्ट बनाता है और अगला एंजाइम उसी प्रोडक्ट से आगे नई प्रोडक्ट बनाता है। यानी एक रिएक्शंस का सिलसिला होता है जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम जो होते हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं और जिससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनती रहती हैं।